नमस्कार दोस्तों, आइए हम इस वीडियो में 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए साइंस में जो आपका फिजिक्स वाला भाग है उस फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 आपका है ना, प्रकाश का परिवर्तन, उसका टोटल कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप इसे याद कर लेते हो ना तो इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। एक ही क्वेश्चन को 5-5 बार 6-6 बार बोर्ड एग्जाम पूछा है, तो बताइए कि इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए कितना लाभदायक होगा। तो सब अच्छे से याद कर लीजिए, आपका चैप्टर 1 फिजिक्स का कंप्लीट हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, और सारा क्वेश्चन इसी में से बोर्ड एग्जाम में टकरा जाएगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप याद करिए, मैं आपको बहुत अच्छे से याद करा देता हूँ। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन बाबू देखिएगा आप लोग, प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है, यानी कि प्रकाश के परिवर्तन से क्या निर्धारित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण आई परिवर्तन कोण आर, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है ना वो प्रकाश तरंग का उदाहरण होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कौन सा होगा। देखिए, सीधा प्रतिबिंब समतल में भी बनता है और उत्तल में भी बनता है, हालांकि बनता तो है अवतल में भी, लेकिन कह रहा है कि केवल सीधा ही बनना चाहिए। तो दोस्तों, केवल और केवल सीधा प्रतिबिंब समतल और उत्तल में ही संभव हो पाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कि समतल उत्तल दोनों में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है हमेशा के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप 4 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो बाबू याद रखना, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन कितना होती है तो ये भी नोट कर लीजिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर 5 का ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। ये क्वेश्चन 2017 के द्वितीय पाली में, 20 के द्वितीय पाली में, और यहाँ तक कि ये 25 के प्रथम पाली में भी क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब कि एक ही क्वेश्चन को 3-3 बार पूछा जा चुका है। अब कोई गारंटी नहीं है कि अभी कितनी बार पूछेगा, इसलिए मैं आपको सारा A to Z कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देता हूँ इस टॉपिक का। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, तैलीय कागज़ होता है तो तैलीय कागज़ प्रभाषक होता है। ये क्वेश्चन इस बार भी पूछा है, 2021 में भी पूछा, 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। देख लीजिए अपनी आंखों से ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, मतलब कि दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा, तो बढ़िया से शुरू से चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए, आपका पूरा ना ऑब्जेक्टिव सही होगा फाइनल एग्जाम में। तो याद रखिएगा, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है 8 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए 3 बार पूछा गया है ना, तो इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 9 नंबर, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो आपतित होती है, परिवर्तित किरण पुंज होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, जो क्वेश्चन में दिया अभिसारित, इसका आंसर भी क्या होगा, अभिसारी हो जाएगा। 9 का बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण का आवर्धन होता है। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, +1 होता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परिवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप में से कोई विद्यार्थी 2026 के लिए बेहतरीन ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, टारगेट 450 प्लस वाले बैच में जुड़ना चाहते हैं, तो मात्र 199 रुपये में ये आपके लिए कोर्स लॉन्च किया गया है 2026 के लिए। इसमें आपको लाइव क्लास, लाइव टेस्ट, रिकॉर्डेड क्लास, PDF नोट्स, चैप्टर वाइज सबका ऑब्जेक्टिव का नोट्स, चैप्टर वाइज सबका सब्जेक्टिव का नोट्स आपको मिलेगा, फुल कंप्लीट नोट्स मिलेगा, बायोलॉजी का नोट्स मिलेगा, मतलब कि सभी विषयों का आपको फुल नोट्स भी मिल जाएगा और सभी विषयों का फुल सिलेबस आपको यहाँ पर पढ़ने को भी मिलेगा बहुत ही अच्छे ढंग से। ठीक है ना, A to Z, और सबसे कम फी में, इतना फी में आपको और कोई नहीं पढ़ा सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, हमारा स्टडी प्लस ऐप है
जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर में जाइए, स्टडी प्लस सर्च करिए, हमारा ऐप आएगा, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपके पास ऑनलाइन कोई पेमेंट करने की सुविधा होगा तो आप ऑनलाइन पेमेंट करके वहीं से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करने में दिक्कत आती है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो और डायरेक्ट पूछना कि सर हमें ऑनलाइन करने नहीं आता है या फिर हमारे पास ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, हम क्या करें, तो हम आपको बता देंगे। वैसे आप करिएगा, आपका कोर्स ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है ना। सब कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा और वो नोट्स हम आपको दे देंगे जो आज तक आपको 200 में कोई नहीं दे पाया है। आप कहीं और भी पता करिएगा ना तो 200 में कोई नहीं पढ़ाता है, ना ही तुमको नोट्स देता है। 500 1 हज़ार रुपया लेते हैं दूसरा कोई, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन आपका है, यह अगला क्वेश्चन आपका है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध क्या होता है। तो आप सब लोग याद रखना, आपका फार्मूला होता है बाबू F बराबर R/2। तो आप कहीं देख रहे हो F बराबर R/2 दिया है, नहीं दिया है, लेकिन जब आप 2 में F में गुणा करोगे तो 2F मिल जाएगा और बराबर में हो जाएगा R। तो आप ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है R बराबर 2F या फिर 2F बराबर R कहिए, दोनों का मतलब सेम हुआ। तो आपको बोर्ड एग्जाम में ये वाला भी दे सकता है, नीचे वाला भी दे सकता है, तो दोनों को ध्यान से देख लीजिए, कोई एक याद कर लीजिए, उससे आप अगला बना लेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है दूसरा नंबर, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच डी नंबर वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। चौथा नंबर आपका क्वेश्चन है बाबू, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में है ना उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आपका 4 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामत मतलब समझते हो, दाढ़ी उड़ी बनवाने जाते हैं, बाल उल कटवाने जाते हैं, तो सैलून की दुकान में हजामत दाढ़ी बनाते समय किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना, वहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 5 नंबर का ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परिवर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परिवर्तक सतह अवतल दर्पण का होता है। आपका आंसर हो जाएगा 6 का बी नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग करता है, क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, इसलिए डॉक्टर छोटे छोटे वस्तुओं को देखने के लिए, छोटे छोटे चीज़ों को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ताकि वो छोटा छोटा चीज़ हमें बड़ा बड़ा दिखाई दे और हम आराम से मरीजों को मतलब है ना दवा दे सके, मरीजों को ठीक कर सके। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर दोस्तों, ये क्वेश्चन है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। तो दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, हाँ तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, दोनों आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी दोनों आपका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर मिल जाएगा आपका सी नंबर, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। देखिए, ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस, अगर माइनस कहेगा तो वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर वहीं पर प्लस दे देता तो आपका आंसर हो जाता आभासी और सीधा, जो कि सी नंबर में दिया गया है, ठीक है। तो लेकिन माइनस है, ऋणात्मक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। अगला क्वेश्चन आपका है 10 नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। तो अभी दोस्तों हमने आपको फार्मूला बताया था F बराबर R/2। तो दोस्तों हमको निकालना है फोकस दूरी F का मान, तो F बराबर R का मान देखिए यहाँ पर 32 दिया है, तो 32 हो जाएगा, बाटा में 2, तो 2 से 32 कट जाएगा 16 बार में। अब यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, सर जी प्लस में 16 होगा कि माइनस में 16 होगा। तो प्लस में 16 होगा, क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है। अगर यहाँ पर अवतल लिखा रहता है ना तो हम आंसर -16 पर टिक लगाते, लेकिन अवतल नहीं बल्कि उत्तल दर्पण लिखा है, इसलिए हम लोग +16 सेंटीमीटर पर टिक लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? तो यहाँ पर उत्तल दर्पण सही जवाब मिल जाएगा। पश्च दृश्य दर्पण का मतलब होता है कि जब कोई भी व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो जब भी वो साइड लेता है तो आईना का उपयोग करता है ना, तो जो आईना का वहाँ पर उपयोग किया जाता है, जो शीशा का उपयोग किया जाता है, वो शीशा उत्तल दर्पण का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। देखिए, अगर कोई दर्पण है तो दर्पण के सामने वाला दूरी हमारा बिंब की दूरी क्या होगा? ऋणात्मक होगा, माइनस में, और दर्पण के पीछे वाला प्लस में होगा, धनात्मक। तो 12 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। 13 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, आपको याद रखना है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? माइनस होती है, यानी कि ऋणात्मक। और समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है, अनंत यानी कि इन्फिनिटी। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कार के अग्रदीप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी, अभी मैंने बता दिया समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा, 11 में, 15 में, 16 में, 21 में पूछा गया है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण। देखिए, दाढ़ी बनाना, हजामत बनाना, ये दोनों का मतलब सेम होता है। तो क्वेश्चन कभी पूछता है दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का, जबकि 4 बार पूछा गया है। और अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि हजामत बनाने में दर्पण का उपयोग होता है, वो भी क्वेश्चन 3-4 बार पूछा गया, मतलब एक ही को क्वेश्चन को 8 बार पूछा गया, थोड़ा सा कन्फ्यूज करके। अब बताओ, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है आपका सब, तो अच्छे से रट जाइएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा अगला क्वेश्चन 18 नंबर, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है, तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2 नहीं है तो 2f बराबर r हो जाएगा, जो कि अभी मैंने आपको फिलहाल बताया। तो r बराबर 2f या फिर f 2f बराबर r, ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा आपको दिया गया है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो सीधा एवं हराशित होता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है, और अवतल में बड़ा बनता है, समतल में बराबर बनता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, गोलीय दर्पण परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, तो गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब मिल जाएगा। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। दर्पण सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/v + 1/u बराबर में 1/f। ये क्वेश्चन 23 में पूछा, 20 में पूछा, 21 में पूछा, ये क्वेश्चन 25 के द्वितीय पाली में भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आप लोगों से पूछा गया है, तो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कोई नहीं बताएगा आपको। 24 नंबर आप क्वेश्चन देखिएगा, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस में 20 सेंटीमीटर है, तो यह दर्पण कैसा होगा? दोस्तों, यहाँ पर कितना मान दिया गया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जो मान है उसके पीछे कौन सा चिन्ह है। तो अगर प्लस इसके पीछे छुपा हुआ है तो आप बताइए किस दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है? तो उत्तल दर्पण की, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर उत्तल होगा ना, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है, जिस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है वो कौन सा है? यानी कि ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस, तो माइनस में फोकस दूरी किसकी होती है? अवतल दर्पण की होती है ना। तो ऑप्शन हमारा बी पर टिक लगाइए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, फोकस और ध्रुव के बीच, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 26 नंबर प्रश्न का। 27 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? देखिए, आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण के द्वारा मिल सकता है? तो देखिए, समतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब मिलता है, अवतल में भी मिलता है, उत्तल में भी मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि डी नंबर सही जवाब मिलेगा, सभी दर्पण से आभासी प्रतिबिंब मिल सकते हैं। लेकिन कहेगा
केवल आभासी प्रतिबिंब कौन कौन से दर्पण से हो सकता है, तो आपका हो जाएगा समतल और उत्तल। लेकिन कहेगा किससे लगभग आभासी मिल सकता है, मतलब कि देखिए मिल तो सकता है सभी से, लेकिन केवल अगर पूछेगा ना तो समतल और उत्तल होगा, ठीक है। और यहाँ पर मिल सकता है तो पूछा अवतल भी हो जाएगा, क्योंकि अवतल में काल्पनिक भी प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक भी बनता है, इसलिए इसको भी हम लोग ले सकते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर अवतल दर्पण की त्रिज्या, यानी कि F बराबर R/2 होता है, तो F का मान दिया है 20, तो 20 बराबर में R/2। अब दो 20 में गुणा हो जाएगा तो 40 बराबर में R, तो वक्रता त्रिज्या को R बोलते हैं, तो R का मान मिल जाएगा 40 सेंटीमीटर C वाला, है ना। अगला क्वेश्चन है आँख नाक गला के चिकित्सक के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण। अब देखिए कितना कन्फ्यूज करके क्वेश्चन पूछा है, मतलब कि आँख नाक गला के द्वारा जो मरीजों को डॉक्टर चेक करते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है तो उनको अच्छे से इलाज करने के लिए वो किस दर्पण का उपयोग करेंगे, अवतल का। क्योंकि आँख नाक गले में छोटे छोटे जगहों पर कुछ हो जाता है तो उसको बड़ा सा देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर करते हैं, ताकि वो बड़ा सा दिखे और हमको स्पष्ट रूप से समझ में आए कि आखिर में वहाँ पर बीमारी है तो कौन बीमारी है। तो यही तो क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर आपका, बताइए उत्तल दर्पण का आवर्धन का मान महत्तम होता है तो 1/2, यानी कि लगभग ना 1 से कम होता है, तो 1 से कम 1/2 आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा C नंबर। अगला क्वेश्चन अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। देखिए अवतल लेंस में छोटा भी प्रतिबिंब होता है, आभासी भी होता है, सीधा भी होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा D नंबर सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब होगा तो कम तीव्र बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका 32 का C नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर अवतल दर्पण द्वारा आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु की दूरी, तो आप याद रखिएगा 10 सेंटीमीटर से कम ले तब जाकर आवर्धन धनात्मक मिलेगा। 34 नंबर आपका प्रश्न है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण से आवर्धन का मान क्या होता है, तो आंसर आप लोग बताइएगा बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 35 नंबर, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है ना। चींटी की गति की दिशा होनी चाहिए, तो फोकस से ध्रुव की ओर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। दोस्तों प्रकाश के परावर्तन का टोटल हम आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिए हैं। अब अगला वीडियो में अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट कराएंगे, तो कितने लोग अपवर्तन के लिए वीडियो के लिए इंतज़ार करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपको प्रकाश के अपवर्तन का वीडियो देंगे। प्रकाश के अपवर्तन का 40 को है और प्रकाश के परिवर्तन का भी लगभग 45 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। मिला जुला कर मतलब कि 90 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। चैप्टर 1 आपका फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स का चैप्टर 1 ही सबसे लंबा चैप्टर है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसे याद कर लीजिए, ठीक है।